खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। अब बात करते हैं कोरोना काल में एक तरफ उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं, लोगों तक जो सरकारी पैकेज पहुंचना चाहिए वो भी नहीं पहुंच रहा है, लोग आस लगाए बैठे हैं। तो दूसरी तरफ देश के विलफुल डिफॉल्टर्स का लोन माफ कर उसे बट्टे खाते में डाला जा रहा है। विपक्ष ने इसे गंभीर मसला बताया तो सरकार इसका ठीकरा यूपीए सरकारों पर फोड़ रही है। कोरोना काल में भीषण आर्थिक संकट के बीच भगोड़े डिफॉल्टर्स का कर्ज माफ होना जो आम जनता के लिए परेशान करने वाली बात है। इसी मुद्दे पर अब आधे घंटे करेंगे चर्चा। नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे बड़े विलफुल डिफॉल्टर्स के मामले में केंद्र सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला के बाद अब पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी मैदान में उतर आए हैं। चिदम्बरम ने इस मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि वो टेक्निकल रूल के पीछे क्यों छिप रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विलफुल डिफॉल्टर्स को लोन राइट ऑफ करने के मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सफाई पर उन्होंने कहा कि मैंने संसद में पूछा था कि 2004 से पहले, 2004 से 2014 के और 2014 के बाद के नॉन प्रॉफिटेबल असेट यानी कि एनपीए का ब्रेकअप सरकार क्यों नहीं दे रही, लेकिन आज तक ये ब्रेकअप मुझे नहीं मिला। Firstly, I asked in Parliament to government to say when were the loans given. I said break it up into 3 periods. Loans given prior to 2004 in the Vajpayee ji's regime, loans given between 2004 and 2014, and loans given after 2014. Your NPA must be broken up into 3 parts. And you keep on throwing these accusations. All these loans were given during the UPA regime. चिदम्बरम ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सिर्फ ये कहती रही कि सारे लोन यूपीए सरकार के दौरान दिए गए, लेकिन सवाल है कि आरबीआई का वो नियम उन विलफुल डिफॉल्टर्स पर क्यों लागू किया जा रहा है जो भगोड़े घोषित किए जा चुके हैं। ये नियम दूसरी कैटेगरी के डिफॉल्टर पर भी लागू हो सकता है, लेकिन भगोड़ों पर क्यों? वित्त मंत्री एक तकनीकी बात कह रही हैं, पर सवाल एक बड़े आयाम का है। Yes, we understand the technical rules of the RBI. The point is not that. There are defaulters, there are willful defaulters. There are willful defaulters who are staying back in India, facing inquiries and trying their best to pay back. And there are willful defaulters who have fled India and have been declared fugitives. Your RBI rule can apply maybe to the first, second, and third categories. After 4 years, the full provisioning is made, you can technically write off the loan. That you can do for defaulters, willful defaulters, and willful defaulters who are staying back and trying to face an inquiry. But why do you apply that rule to a willful defaulter who has fled India and your government has declared him a fugitive? That's the question. That is the question we've been asking. Why does this rule apply to the Nirav Modis and the Vijay Mallyas and the Mehul Chokshis? They've been declared fugitives. That's where we question the bona fides of this government. Lastly, I want to say something. A finance minister was silent for the last 37 days, suddenly sprung to life and sprung to the defense of these fugitives. Isn't that a little surprising and ironical? भारतीय रिजर्व बैंक ने आरटीआई के तहत दिए गए जवाब में कहा है कि फरार हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी सहित 50 टॉप विलफुल डिफॉल्टर्स के 68,607 करोड़ रुपए की चौंका देने वाली रकम को बैंकों द्वारा राइट ऑफ करने की बात स्वीकार की है।
टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर आईटी, बुनियादी ढांचे, बिजली, सोने, हीरे के आभूषण, फार्मा आदि सहित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। और चलिए अब बात करते हैं, हम टॉप 50 डिफॉल्टर्स की बात कर रहे हैं जिसको लेकर राइट ऑफ कर दिया गया है आरबीआई की तरफ से, और इसी को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है केंद्र सरकार के ऊपर, क्योंकि अभी कोरोना काल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर लोगों के रोजगार जा रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों के भत्ते काटे जा रहे हैं, पेंशनर्स के भत्ते काटे जा रहे हैं, पीएम केयर फंड में भी लोगों की सैलरी काटी जा रही है। तो ऐसे में अब विपक्ष सवाल यही कर रहा है कि एक तरफ तो ऐसा हाहाकार मचा है, आर्थिक अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरीके से डूब रही है, दूसरी तरफ इन डिफॉल्टर्स को क्यों राइट ऑफ दिया गया है, जिसको लेकर सरकार बहुत अच्छे से जवाब ही नहीं दे पा रही है। इस मुद्दे पर चलिए हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, अंशु पवार साथ में, और इसके अलावा हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं, आकाश जिंदल अर्थशास्त्री हैं और अभिषेक राजाराम वो भी अर्थशास्त्री हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले अंशु, ये बहुत दिनों से बात सामने नहीं आ रही थी कि राइट ऑफ करने वाली बात अब आरबीआई ने खुद स्वीकार कर ली है, और इसी को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है, वो भी आज से नहीं कई महीनों से। बिल्कुल दीपाली, जिस तरह से कल ये लाइमलाइट में ये मुद्दा आया है कि 50 डिफॉल्टर्स की जो लिस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साझा की है, जिसमें जो 68,000 रुपए का जो लोन राइट ऑफ किया गया है, वो अब एक विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी के लिए एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार चर्चा हो रही है इस बात पर कि राइट ऑफ क्यों किया जा रहा है ये। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि राइट ऑफ और कर्ज माफ़ी में बहुत बड़ा अंतर होता है। राइट ऑफ से अगर कोई भी बैंक राइट ऑफ करता है तो उसमें रिकवरी की उम्मीद होती है, लेकिन कर्ज माफी आमतौर पर किसानों में देखने को मिलती है। जब सरकार ये फैसला लेती है कि कर्ज माफ किया जा रहा है किसानों से, यानी कि उस कर्ज को सरकार वापस नहीं लेगी। लेकिन राइट ऑफ जब का फैसला जब बैंकों की तरफ से लिया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लिया जाता है, तब उसमें जब बैंक को उम्मीद नहीं होती है कि जिसने लोन लिया है वो उस लोन को चुकाएगा, तब उसे राइट ऑफ किया जाता है। लेकिन जिस तरह से बड़े उद्योगपतियों ने बैंक से पैसा लिया है और देश छोड़कर वो भाग गए हैं, तो ऐसे में फिलहाल इन तमाम लोन्स को राइट ऑफ की कैटेगरी में डाल दिया है, लेकिन बैंक उनसे रिकवरी की कोशिश करता रहेगा। तो और जो विलफुल डिफॉल्टर्स है वो भी, उसकी भी हमें डेफिनेशन समझने की जरूरत है। विलफुल डिफॉल्टर्स वो कैटेगरी होती है, यानी कि अगर मैं सक्षम हूं उस लोन को चुकाने में, मैंने बैंक से कर्ज तो ले लिया है, मैं उस लोन को चुकाने में सक्षम हूं, लेकिन मैं चुकाना नहीं चाहती हूं। और यही मेहुल चौकसी, विजय माल्या जैसे तमाम उद्योगपतियों के साथ हमने देखा है। उनके पास पैसा है लेकिन वो कर्ज चुकाना नहीं चाहते हैं। तो ये तीन अलग अलग कैटेगरीज हैं। राइट ऑफ का इशू अलग है, विलफुल डिफॉल्टर्स की कैटेगरी अलग है, और साथ ही साथ कर्ज माफी की कैटेगरी अलग है। अभी फिलहाल जिस मुद्दे पर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है जो आज का मुद्दा है वो है राइट ऑफ का, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कल जो एक आरटीआई अधिसूचना जो मांगी गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50 ऐसे विलफुल डिफॉल्टर्स की 50 ऐसे लोन अकाउंट्स की डिटेल्स साझा की हैं जिनको राइट ऑफ का फैसला करने का फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लिया गया है। तो ये कैटेगराइज किया गया है कि जो लोन है उनको उन 50 अकाउंट्स को 68,000 रुपए जो इनका करोड़ जो अमाउंट है वो अब विलफुल कैटेगरी में डाल दिया गया है। तमाम मेहमान हमारे साथ दीपाली लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि जिस तरह से ये फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लिया गया है, इसका आर्थिक तौर पर क्या नुकसान देश को झेलना पड़ेगा। हमारे साथ आकाश जिंदल हैं, साथ ही साथ अभिषेक राजाराम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अब आकाश जी, आपसे पहला सवाल होगा, जिस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये फैसला लिया है कि लोन्स को राइट ऑफ किया जाएगा, क्या आपको नहीं लगता है कि इस फैसले से सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा? देखिए, जो राइट ऑफ की बात कही जा रही है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट इन का मानना है कि बैंक ने लोन दिया था, अब बैंक का लोन रीपे नहीं हो पाया। अब क्योंकि रीपे नहीं हो पाया और एक पर्टिकुलर पीरियड के बियॉन्ड द लोन वाज नॉट रीपेड, सो 100% प्रोविजन हैज बीन मेड, तो इसलिए कि वो लोन क्योंकि रिकवर नहीं हो रहा, तो वो लॉस जो है हम बैंक का मानेंगे क्योंकि लेंडर यहाँ बैंक था। अभी इस आरटीआई में ये तो क्लियर हो रहा है कि कितने लोन्स दिए गए थे। आरबीआई की तरफ से ये
क्लैरिफिकेशन शायद दी गई है, बट मैं तो ये जानना चाहता हूं कि कौन से बैंक्स थे, इसके बारे में क्या क्लैरिटी है कि कौन से बैंक्स ने ये लोन दिया था। क्योंकि अगर किसी बैंक का लोन राइट ऑफ हो जाए तो वो लोन जो है वो बैंक की जो है बैलेंस शीट या बैंक की जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर आएगा। ऑफ कोर्स ये है कि हमें इससे ये क्लियर हो रहा है कि इतनी देर के बाद भी वो लोन रिकवर नहीं हो पाया। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि लोन माफ हो गया है। तो ये मैं क्लियर कर दूं कि राइट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि लोन को माफ कर दिया गया है या वेवर कर दिया गया है, तो इसको हम बैंक का लॉस मानेंगे। हाँ, अब अगर एक चीज कह सकते हैं, अगर हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये नेशनलाइज बैंक का दिया हुआ लोन था, तो कहीं मान सकते हैं कि नेशनलाइज बैंक्स में अंदर सरकार का एक बड़ा स्टेक होता है, तो उसको उस तरीके से मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं देश के पैसे का नुकसान हो रहा है। वैसे आइडियली बैंकों के लोन्स को एनपीए नहीं होना चाहिए और बैंक्स के लोन्स की रिकवरी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in की क्लियरली बैंक्स को रिक्वेस्ट और सलाह शुरू से कहता आया हूं कि लेंडिंग करते समय अप्रेजल बहुत अच्छे से करें, विदाउट हैविंग प्रॉपर सिक्योरिटी, बिना कोई चीज प्रॉपर प्लेज किए बिना लोन ना दिया जाए। और जो एसेट प्लेज किया भी जाता है उसके अंदर भी ये चीज ऑब्जर्व की जाए कि अगर 2 साल 3 साल 4 साल के बाद वो लोन एनपीए बनता है तो उसकी रिकवरी क्या उस समय उस एसेट की वैल्यू इतनी होगी। यानी मान लीजिए अगर हम किसी प्लांट एंड मशीनरी के बेस के ऊपर लोन एक जो है अलाउ कर देते हैं, लोन जो है पास कर देते हैं, सैंक्शन कर देते हैं, डिसबर्स कर देते हैं, कल को अगर डिफॉल्ट होता है तो क्या वो प्लांट एंड मशीनरी आफ्टर 2 years 3 years गोइंग डाउन द लेन, would it be of that value that can be sold off and the money can be realized। अगर आप मात्र गुडविल के बेस पे लोन दे रहे हैं, ब्रांडिंग के बेस पे लोन दे रहे हैं, तो देखिए जब डिफॉल्ट हो रहा है तो गुडविल या ब्रांड तो कम हो ही गया, तो फिर उसके बेस पे आपकी रिकवरी कहां से होगी। तो आई थिंक जो लोन का जो है, लोन का अप्रेजल, लोन का सैंक्शन, लोन का डिसबर्समेंट का प्रोसीजर आई थिंक गोइंग अहेड हमें इस तरह का रखना होगा कि एनपीएस को मिनिमम रखा जाए। और ये एनपीए की बात करके आएंगे जिंदल जी आपके पास। अभिषेक जी, आपको क्या लगता है यहाँ पर जो सवाल उठा रहा है विपक्ष ये भी कह रहा है कि जो वित्त मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं रूल के पीछे क्यों छिप रही हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि ये जो एनपीए है उसका ब्रेकअप क्यों नहीं दे रही सरकार। तो क्या आपको लग रहा है कि जानबूझकर सरकार ये ब्रेकअप नहीं दे रही है? दीपाली जी, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई चीज छुपाने की जरूरत कब पड़ती है? जब आप गलत होते हैं या आपको लगता है कि गलत है, या जब सारे काम ठीक करते हैं तब आप कोई चीज छुपाते हैं? जरा हाँ या ना में जवाब दीजिए। छुपाएंगे क्यों, साफ रखेंगे। लेकिन सर मैं इसमें ये भी समझूंगी कि क्या ये एक रूल है, बताना जरूरी है। ठीक है, मैं लेट मी एक्सप्लेन मैम दीपाली जी, एक मिनट में एक्सप्लेन करता हूं ये इशू क्या है और क्यों इसमें बात इतनी ज्यादा बढ़ रही है। देखिए, ये जो एनपीए हुआ है या राइट ऑफ हुआ है, ये 30 सितंबर के हाफ ईयर में हुआ है, 30 सितंबर 2019 को। और सरकार को 5 करोड़ से ऊपर जितने भी राइट ऑफ करते हैं, इनको इसका रिकॉर्ड अपडेट करना होता है सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट डेटाबेस। इसमें इन्होंने अपडेट करा नहीं। आरटीआई लगाई गई मार्च 19 को साकेत गोखले जी द्वारा, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और इकोनॉमिस्ट हैं, रेपुटेटेड पर्सन है। तो इसका रिप्लाई इन्हें 24 अप्रैल को दिया गया। तब ये बात निकल कर आई कि ये जो टेक्निकली राइट ऑफ करा गया है ये तो 30 सितंबर को हो गया। अगर 30 सितंबर के हाफ ईयर में राइट ऑफ हो गया तो क्यों ऑनलाइन डेटाबेस में ये अपडेट नहीं करा गया? क्यों हमें आज ये इन्फॉर्मेशन आरटीआई के थ्रू ली जा रही है? क्यों नहीं बताया जा रहा किस बैंक का, जैसे आकाश जिंदल जी भी बोल रहे थे, किस बैंक का कितना राइट ऑफ हुआ है? टोटल तो बता दिया। और ये जो 2004 से पहले का कितना है और 2004 से 2014 के बीच का कितना है और 14 से 19 के बीच का कितना है? येस बैंक में भी आपने देखा कि उसका तो कोई खास अमाउंट था ही नहीं 2014 तक। 2014 के बाद येस बैंक खड़ा हुआ था जिसने इतना ज्यादा लोन दिए। तो ये जो राइट ऑफ करा है, दिस इज टेक्निकल राइट ऑफ। जब बैंक ये मान लेता है कि हम पैसा रिकवर नहीं कर सकते, ये कोई जरूरी नहीं था राइट ऑफ करना। दे कुड हैव वेटेड इट।
लेकिन ये ऑलरेडी सितंबर 30 को राइट ऑफ कर चुके हैं। अगर इतना बड़ा राइट ऑफ करा है 68,000 करोड़ का, तो ये देश को 6 महीने से ऊपर हो गए, क्यों नहीं बताया गया कि हमने राइट ऑफ करा है? क्या छुपाना चाहती है सरकार, और क्यों आंकड़े नहीं बता रही कि कितना राइट ऑफ करा, कैसे राइट ऑफ करा, किस बैंक का कितना था, इसका जो राइट ऑफ हुआ उसमें इंटरेस्ट पोर्शन कितना है, पेनल्टी पोर्शन कितना है और प्रिंसिपल पोर्शन कितना है? आज भी एक जो लोन राइट ऑफ हुआ है जो 9,000 करोड़ का, जिसका बड़ा फेमस है, उसमें लोग ये कहते हैं कि 6,000 करोड़ प्रिंसिपल था, 3,000 करोड़ का इंटरेस्ट और पेनल्टीज थी। देश को ये तो बताओ कितना राइट ऑफ एक्चुअली हुआ है। और अगर आप ये नहीं बता रहे और अगर आप कोई चीज छुपा रहे हो तो सवाल तो पूछेगा ना, विपक्ष हो या एक आम आदमी हो। इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि वो प्राइवेट सेक्टर बैंक का था या पब्लिक सेक्टर बैंक का था? अब आज फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को प्रॉब्लम हुई तो 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी तो गवर्नमेंट ने खोली ना। यस बैंक को प्रॉब्लम हुई तो आया तो बचाने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही ना। कोई भी चीज फेल होगी तो आएगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही ना। अगर कल को एमएसएमई और इस लॉकडाउन और कोविड की वजह से एमएसएमई और इंडियन इंडस्ट्री फेल होती है तो बचाने तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही आएगी ना। जाएगा तो हमारे टैक्स के पैसे से ही। मैं इनकम टैक्स से पे करूं, कॉर्पोरेट टैक्स से पे करूं या जीएसटी से पे करूं, जाना तो मेरी जेब से ही है ना। सब चीज हर आदमी से लिंक्ड है। अगर ऐसे ही लॉस होता रहे, ऐसे ही राइट ऑफ होता रहे तो कल को टैक्स बढ़ाएंगे। एक तो कोविड की वजह से वैसे रेवेन्यू नहीं होगा तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा, तो फिर टैक्स तो हम पर ही बढ़ेगा ना। इस सबका बोझ कौन झेलेगा? आम आदमी। अगर आप डायरेक्ट टैक्स नहीं बढ़ाएंगे तो जीएसटी बढ़ाएंगे। अरे इस देश में कोरोना जैसी महामारी के टाइम पर आप सैनिटाइजर तक तो टैक्स फ्री करने की इच्छा रखते नहीं। सैनिटाइजर तक पे तो टैक्स लगा रखा है, हैंड वॉश तक पे टैक्स है। इसमें ये जो तो जिस तरीके हो क्या रहा है? अभिषेक पेट्रोल जी के प्राइस देखो, क्रूड के कहाँ है, सही और कह रहे हैं आप। यहाँ पर बताने में क्या दिक्कत है, इसी बात का बार बार राहुल गांधी भी इसको लेकर निशाना भी साध रहे थे कि संसद में मैंने बस यही पूछा था लेकिन मेरा जवाब नहीं दिया जी। और आज निर्मला सीतारमण ने भी जो इस पर जो जवाब दिया, अंशु अगर उस पर गौर करें, क्योंकि उस पर पी चिदम्बरम ये कह रहे हैं कि आप घुमा रहे हैं बात को। बिल्कुल सही कह रही हैं। सरकार से लगातार आंकड़ों की बात की जा रही है लेकिन खुलकर किस तरह के आंकड़े हैं वो सामने अभी तक नहीं आ पा रहे हैं। आकाश जिंदल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे भी थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं। आकाश जी, जिस तरह से ये राइट ऑफ का इशू हुआ है, यस बैंक में हमने देखा था, आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि अगर पर्सनल बेसिस पर लोन दिया जाता है, जैसे कि यस बैंक में हमने देखा था, साथ ही साथ पीएमसी बैंक का भी काफी मुद्दा गरमाया था, तो ये तमाम ऐसे लोन्स थे जो बैंकों की तरफ से दिए गए थे पर्सनल बेसिस पर, पर्सनल फेवर के तौर पर, और उसका जो नुकसान है वो आम जनता ने झेला था। तो अगर ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहे तो कहीं ना कहीं एक तरफ तो वैसे ही सुस्ती की मार भारतीय इकोनॉमी झेल ही रही थी, लेकिन अब इस हालात में जब कोरोना की मार पड़ी है, दुगना हम घाटे में आ चुके हैं। तो अभी फिलहाल अर्थव्यवस्था पटरी पर आती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन अगर पर्सनल बेसिस पर ही आगे बैंक अपने लोन ऑफर करते हैं तो और कितने हम नुकसान में आ सकते हैं? जी, इसका मैं दो हिस्सों में जवाब दूंगा। फर्स्टली, यू हैव वेरी राइटली पॉइंटेड आउट, इकोनॉमी इज इन अ वेरी वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ कोविड एंड कोरोना। आज की तारीख में बार्कलेस प्रेडिक्ट कर रहा है 0% जीडीपी ग्रोथ, मूडीज प्रेडिक्ट करता है 0.2% जीडीपी ग्रोथ, 23% अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, और आईएलओ यूएन की ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि 40 करोड़ इंडियन वर्कर्स में बी पुश्ड डीपर इनटू पॉवर्टी। यानी हालात सामने है, कोरोना की वजह से इकोनॉमी बहुत बुरे हाल में जाने वाली है और एनपीएस और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। हमारे पास बहुत तरह की रिपोर्ट्स आई हैं, बहुत तरह की स्टडीज आई हैं। तो गोइंग अहेड तो बैंक्स के लिए ये और बड़ा प्रॉब्लम बनेगा। जो बैंक्स ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, खासकर हम पीएसयू बैंक्स की बात करें, पीएसयू बैंक्स को सरकार ने कई बार रिकैपिटलाइज किया, और रिकैपिटलाइज होता है तो एज माय फ्रेंड वाज सेइंग, रिकैपिटलाइज होने के समय आम टैक्स पेयर का पैसा, मेरा पैसा, आपका पैसा, जो टीवी देख रहे हैं हमारे दोस्त हैं उनका पैसा, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है हर आम आदमी के पैसा, इवन हमारे रिक्शा चलाने वाले भाई का पैसा, वो इनकम टैक्स ना देता हो, कंजम्पशन तो करता है तो जीएसटी देता है, वो रिकैपिटलाइज करने में इस्तेमाल किया जाता है नेशनलाइज बैंक्स को। तो कहीं ना कहीं नेशनलाइज बैंक्स स्ट्रेस में थे, कई बैंक्स का मर्जर किया गया,
रिकैपिटलाइज भी पीछे किए गए, आगे चल के और दिक्कतें आ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं एनपीएस हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा संकट है। दिस इज अ रियलिटी विच वी हैव टू एक्सेप्ट। नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ योर क्वेश्चन, जहां आपने पूछा है कि लोन अगर, देखिए लोन अगर प्रोसीजर के हिसाब से चल के नहीं दिया जाता, अगर इरेगुलरिटीज है लोन की सैंक्शनिंग और डिसबर्समेंट में, अगर ये प्रूव हो जाता है कि जिन्होंने लोन को अप्रेज किया है, सैंक्शन किया है, लोन पास किया है, देसी भाषा में कहूं, वो उन्होंने इरेगुलरिटीज कमिट की है, अगर ये चीज साबित हो जाती है, प्रूव हो जाती है, तो मेरे हिसाब से उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। क्योंकि अगर लोन देते वक्त ही इरेगुलरिटी कमिट की गई है तो जाहिर सी बात है उसके एनपीए होने की या सब्सिक्वेंटली राइट ऑफ होने की बहुत पॉसिबिलिटी है। तो मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हमें चाहिए लोन देते वक्त कि लोन कैसे दिया जा रहा है, प्रोसीजर क्या है, और प्रोसीजरल ऑडिट। जल्दी से अभिषेक जी से ले लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। अभिषेक जी, आपका आखिरी कमेंट। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन करके और इंडियन इकोनॉमी किसी तरह से रिवाइव नहीं करने वाली। जब पहली बार ये 27 मार्च को आई थी फाइनेंस मिनिस्टर, तो इन्होंने कहा था फाइनेंशियल असिस्टेंस पैकेज आपको अलग से अनाउंस करा जाएगा इंडस्ट्री के लिए। तो वो अनाउंसमेंट आज तक क्यों नहीं हुआ? किस चीज का इंतजार है? क्या फेलियर का इंतजार है या सारी इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएं? और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक तो ये तक कह रहा है कि इंडिया की ग्रोथ -1.9% चली जाएगी, यानी हम ऐसे रिसेशन में जाने वाले हैं जिसमें कि उभार की कोई गुंजाइश ही नहीं। तो सरकार बचाने के लिए किसका इंतजार कर रही है? अब वो तो किसी की पेंशन काट दी, किसी का डीए काट दिया, रेलवे कर्मचारियों के पैसे कम करने की बात हो रही है, लेकिन एमएसएमई से कहते हैं कि साहब आप सारे मजदूरों को पैसे दो, सारे एम्प्लॉयज को पैसे दो, सब कुछ जमा करो, इंटरेस्ट रेट तक कम नहीं कर रहे, आपने डेफर कर दिया। तो क्या इस तरह से इकोनॉमी चल जाएगी? नहीं। अगर 3 मई को लॉकडाउन और बढ़ता है और अगर ये कुछ दिन और चल गया, आप यकीन मानिए एनपीए इतने भयंकर तरीके से होंगे, क्योंकि इन्होंने मॉनिटेरियम पीरियड 3 महीने का दिया है लेकिन इंटरेस्ट वेव नहीं करा। अरे इंटरेस्ट वेव कर देते तो कुछ काम हो जाता। तो जिस तरह से जो आज मैं आपको रोकूंगी क्योंकि मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया अंशु हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।